ट्विटर से दूर रहें भाई। आजकल मैं तो भाई जब भी इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे तो रेज बेटिंग किस्म की हो जाती है, गुस्सा सा आ जाता है। सी, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को उमूमन मसला ये होता है कि हम सियासत को ना ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू हो जाते हैं। करो तो सिर्फ तारीफ करो, वरना गूंगे बैठो। बीच की राह कोई नजर नहीं आती और समझ भी नहीं पाते हैं बीच की राहें। वैसे सियासत होती ही ग्रे एरिया, और जब आप उस ग्रे एरिया में जस्टिफिकेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो दो चार चीजें होती हैं जिससे आप बाकी चीजों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन वरना मिलती नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड भी आप चीजों को तभी कर सकते हैं जब ग्रे एरियाज में घुसते हैं, और फिर प्रिडिक्शन भी तभी कर सकते हैं। सी, एक है लॉजिक, जो कुछ चीजों हैं जिनसे वो चीजें ग्रे एरियाज डिफाइन कर सकते हैं आप। एक है लॉजिक विच डिफाइंस के बाउंड्रीज क्या हैं, मतलब बाउंड्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी कहां तक जा सकती है आगे। बिकॉज व्हेन वी से इट्स पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, तो फिर पॉसिबिलिटीज फिर जाहिर है लॉजिक से डिफाइन होती हैं। दूसरा है पावर डायनामिक्स विच कैन इन्फ्लुएंस द चॉइसेस। पावर डायनामिक्स आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं अगर आपके पास 3 से 4 पॉसिबिलिटीज हो। थर्डली होती है नेचर, मीनिंग पीपल, और नेचर ऐसी चीज है कि पॉसिबिलिटीज को भी बदल देती है। अब ये सियासत है, और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप पावर डायनामिक्स से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन लाइज। वो जो पहला लाइन ऑफ एक्शन होता है ना, वो हमेशा पावर पॉलिटिक्स से ही इनिशिएटेड होता है। लोग है ना, मगर लॉजिक उस चीज को डिफाई कर रही होती है। अगर लॉजिक उस चीज को डिफाई कर रही होती है, लॉजिक उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है, तो वक्ती तौर पे सस्टेनेंस मिल भी जाती है, बट पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस कम होती जाती हैं। और फिर एक बात आ जाती है कि जहां पर वो ऐसी चॉइस लेनी पड़ जाती है, अगर और कंटिन्यूएशन चाहिए तो पॉसिबिलिटी से हट के चले जाना पड़ता है, तो फिर नेचर ट्रिगर हो जाती है। सो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो लोग नहीं देखते हैं, जिन्होंने देखी भी है, समझ नहीं पाते चीजें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस पूरी एपिसोड में एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर दें, वन राइट डज नॉट जस्टिफाई द रॉन्ग्स। मतलब कहना कि एक सही एक्शन, उसने जो भी फिर उसके बनिस्बत जुल्म हुआ है, मुल्क के साथ जो चीजें हुई हैं, आप उस सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते। And this is where things get problematic, because people try to justify one right with all the wrongs, जो कि नहीं होता है। और हम सेम फिर उसी पॉलिटिकल पाकिस्तानी रिवायती लूप में फंसे रहते हैं कि रेलेवेंस तो आ जाती है, स्टेज तो मिल जाती है, बट हो कुछ नहीं पाता। सोचे इन रियलिटी फेवरेट है तो पाकिस्तान के लिए मांगा क्या है अब तक, मिला क्या है पाकिस्तान को अब तक, और अभी भी जो इतना बड़ा रोल लेके बैठे हैं इससे भी मिला क्या है। जब मिला कुछ नहीं तो ये डिप्लोमेसी अपने घर ले जाए। हाँ, ये कहना कि मिलेगा तो फिर मैं कहूंगा कि सर इस सोच के साथ नहीं मिलेगा। बिकॉज जब इतनी बड़ी अचीवमेंट को आप इतने छोटे मसले के साथ कंपैरिजन में लाके जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो मतलब यही होगा ना कि सर आपकी सोच यहीं तक महदूद है। दैट्स व्हाट आई कॉल मीडियोक्रिटी। मतलब सोचिए, हाउ विल यू अचीव एनीथिंग इफ हैविंग दिस रोल, इतना बड़ा रोल है ना, खुद मान रहे हैं ना, सब मान रहे हैं। हाउ विल यू अचीव एनीथिंग अगर सोच ये है कि इतना बड़ा रोल इज इक्वल to what is being done to one political party and rather one person। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं सर? छोटी सोच है ना कि नहीं है? कहने का मकसद है कि इंटरनल मसला है, छोटा सा मसला है ना खान साहब, सियासत छोटा सा मसला है। अगर पर्सनल विशेष से या क्लैश ना हो, पर्सनल प्रेफरेंसेस ना हो, तो 2 मिनट में यह मामला बन जाए। बट उस गलत को आप इतने बड़े इवेंट के, जहां पाकिस्तान इज डिप्लोमेटिकली मेकिंग गुड वेज टू होस्ट ईरान एंड अमेरिका, इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो यहां फिर उल्टा यह वाज़ेह होता है ना कि सर आप पाकिस्तान के लिए क्या मांगेंगे, जब ओनली अचीवमेंट यू सी इज द क्रशिंग अ पॉलिटिकल अपोनेंट एंड नॉट इवन पॉलिटिकली।
शोज के इस वक्त मीडिया सोच है ये, और जो हुआ ये चॉइस नहीं थी या चॉइस ना होने की वजह से लेने पड़ गए जो स्टेप्स, उसकी वजह से हुआ है। सी व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। क्या ये चीज और दौरों में नहीं हुई है? क्या पाकिस्तान ने ये फर्स्ट टाइम सेंटर स्टेज लिया है दुनिया में? नहीं, ये चमत्कार नहीं है कि सभी डेमोक्रेसी को भूल चुके हैं। समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब एवरीबडी इज सो नेचुरलाइजिंग, मतलब एक कोई मसला ही नहीं है। आर्मी के सरबराह, हुकूमती ओहदेदार, कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीपल एंड के जुड़ी हुई है ना एस्टेब्लिशमेंट, और ये करिश्मा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीपल एंड की पावर एलीट में पेनिट्रेशन की वजह से आपके क्योंकि पुरानी पार्टियां हैं सब, तो दैट्स नेचुरल टू। सी पर्सपेक्टिव की बात है ना, पाकिस्तान को ये रोल दुनिया में पहली बार मिला है क्या? अच्छा, अफगानिस्तान में क्या किया है आपने? एक बार तो सुपर पावर को शिकस्त दिलवाई है। वो जो कौन थे, फैज हमीद साहब चाय पीने जो वहां गए हुए थे, वो क्या था? व्हाई वाजंट दैट सेलिब्रेटेड द सेम वे लाइक दिस? उस वक्त फिर इतने सहरे एस्टेब्लिशमेंट को क्यों नहीं पहनाए गए थे? अभिनंदन के गिरने पे क्यों नहीं हुआ था? अब कहेंगे कि वो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुई। भाई आपने जंग तो रोकी थी ना, जंग तो उस वक्त भी रुकवाई थी ना, चाय पीने क्यों गए थे? अफगानिस्तान से बात जो अभी जो आप कर रहे हैं, अभी भी आपने जंग रोक दी है। बिकॉज मतलब किसके कहने पे रोकी? अफगानिस्तान से बातचीत पे आप राजी हो गए ना, चाइना की अम्ब्रेला में। सो उस वक्त चाइना की अम्ब्रेला क्यों नहीं ढूंढी गई थी, अब क्यों मिल गई? सी बात को घुमाने को किसी भी तरीके से घुमाई जा सकती है, बट रोल तो हमेशा मिलता आया है ना सर। एंड हाउ डिड वी यूज दैट रोल, और हाउ डू वी यूज दैट रोल, दैट शुड बी द मेन क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि माजी तो अच्छी नहीं है। आज तक जिस तरह ऐसे रूल्स को इस्तेमाल किया गया है, ही मुझे किसी ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जब ऐसे रोल मिलते हैं तो पीटीएसडी हो जाता है। बात तो सही है ना सर, पीटीएसडी तो हो जाता है ना। मतलब सोचे, मुल्क में इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया गया, सियासत को घोंट के रख दिया गया, इमरान खान को मारने की हद तक चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेपर ढोंग समझा हुआ है, ओहदे बांटे गए जस्ट फॉर मोर सेंट्रलाइजेशन, ओहदों के ऊपर ओहदे बनाए गए, एक टॉप टियर को खत्म कर दिया गया इनसाइड द एस्टेब्लिशमेंट, जहां अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। ये सब भूल जाए, बिकॉज ईरान यूएसए के लिए हमने टॉक्स वेन्यू, पाकिस्तान वेन्यू बना दिया। हाउ वुड यू सेटल ऑल दैट विद दैट थिंग? जो ये टास्क मिला है, हाउ इज दैट इक्विवेलेंट? और जो इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कॉज को हर्ट कर रहे हैं। मुझ सोचे ना, इस सब में तो जहां इमरान खान साहब को छोड़ देना चाहिए, लेट हिम फाइट। इतना स्टेच्योर बढ़ चुका है, डर किस बात का है? और अब जरूरत क्यों है पावर स्ट्रक्चर की, इस पावर स्ट्रक्चर की, फरसूदा की? शुड एस्टैब्लिशमेंट नॉट गो फॉर रीगेनिंग इट्स पोजीशन अगेन? ये ढांचा क्यों साथ लेके घूमना है जबकि पावर डायनामिक्स सारे दुनिया के भी चेंज होने हैं आफ्टर दिस वॉर। सो क्या ये सिस्टम इस वॉर में पावर डायनामिक्स फॉर अ वाइल भूल गया। इस वॉर में लॉजिक को उसने फॉलो किया और नेचर को छेड़ते छेड़ते थोड़ा सा बच गया। और ये इसलिए नहीं हुआ कि दे प्लेड वेल, इसलिए हुआ कि यहां जो एक ही चॉइस, एक ही पॉसिबिलिटी अवेलेबल थी, वो सिस्टम करता रहा एंड देन फॉर्च्यून फेवर्ड द ब्रेव। सी मेरा एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ था कि इस वॉर में ऑल पाकिस्तान नीडेड वाज द करेज, एंड करेज वो थी कि अमेरिकन पॉलिसी से थोड़ा हिलना है, सऊदी से थोड़ा खिसकना है। वो पाकिस्तान ने क्लियर किया, अच्छा किया, चाइना का एतमाद बहाल किया बाय गिविंग अप ऑन द ख्वाहिशात इन अफगानिस्तान। बट क्या इन चीजों में कोई चॉइस थी? नो। वरना मैं सी वॉर में ना उतरना, चाइनीज एसेशन को भूल जाना, डिप्लोमेसी में एंगेज ना होना, दूर रहना इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे फियास्को से, ये चॉइस तो पाकिस्तान में थी नहीं ना सर। ये चॉइसेस तो पाकिस्तान ने लेनी ही लेनी थी। इसमें अकलमंदी तो मुझे नजर नहीं आ रही। क्या करता पाकिस्तान? सऊदीया के साथ जाकर इसराइल की जंग लड़ता? नो। चाइना को कहता कि भाड़ में जाओ भाई, तुम्हारा सीपे कोबोर जो है वो बंद कर दूंगा, अफगानिस्तान को ऐसे ही मैं छेड़ता रहूंगा।
और अगर ये चाइना का एतमाद बहाल ना करते तो फिर ईरान एतमाद कैसे करता, और अगर ईरान एतमाद बहाल ना होता तो अमेरिकन रेलेवेंस कैसे बचती, वॉर कैसे रुकती, पर्सनल ख्वाहिशात का कैसे, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन, थोड़ा तो मसला होता ना सर। और वॉर ना रुकती तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस लिम्बो जो होता, जो ब्लीडिंग होता, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के चॉइसेस लेने पे मजबूर करता। सो इस सबसे बचना भी था। आज भी अमेरिकन एम्बेसडर, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो कहते पाए गए कि चाइना हैज क्वाइटली परसुएसिव रोल इन दिस होल थिंग। अब मैं असर्शन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, उन्होंने परसुएशन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। सो इस सब में चॉइसेस क्या थी पाकिस्तान के पास? मैं तो नहीं समझता कि कोई मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस थे यहां पर। वरना मैं कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये रोल इसलिए मिल गया कि करिश थी, बस। ये पहले होती तो हम मुल्क का भी फायदा ले रहे होते। कुछ चॉइसेस लिए, दो ही इंपॉर्टेंट चॉइसेस थी, वॉर में ना उतरना, चाइना का एतमाद बहाल करना। वरना दोनों चॉइसेस, और इसी दोनों चॉइसेस को मैंने कल भी कमेंट किया था, अच्छी है, बट अज्यूमिंग कि वी विल गेट अ लॉट ऑफ इट और गेटिंग अ लॉट ऑफ इट, दैट्स द मेन क्वेश्चन, नहीं ले रहे। अब बात शुरू भी नहीं हुई है, एंड आई कैन से दिस कि ओवर प्ले किया जा रहा है, यहां पर नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन की बातें चल रही हैं, जबकि वी ऑल नो दीज टॉक्स विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग कंक्रीट निकल ले, फिर नोबेल प्राइज की बात कीजिएगा। अब इसमें इसराइल नहीं है सर, इसराइल आ भी नहीं सकता यहां पर। जब तक पाकिस्तान में बैठे लोग ये फैसला ना ले कि किसी इसराइली को अपने कदम रखने देंगे अपने मुल्क में, तब तक इसराइल नहीं आ सकता, वो भी फिर स्टेट प्रोटोकॉल में। बी, ये तो ए ऑप्शन, बी, ये टॉक्स इसलिए मुश्किल है क्योंकि टॉक्स में कुछ चीजें बनेगी नहीं, सिरे से फिजल आउट करेंगी, वो एक लिम्बो रहेगा, मसला रहेगा, कुछ चीजें विल रिमेन इन हैंगिंग। जैसे दूर चले जाना होता है ना कि सर छोड़ दो, रहने दो, बाद में बात करेंगे, एंड देन डन। बट अगेन कुछ हो ना हो टॉक्स में से पाकिस्तान अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है, एक फिगर बन सकता है या फिगर बन के उभर सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना और अमेरिका दोनों के लिए इंपॉर्टेंस में मैनेज कर सकता है। बट मांगा क्या जाएगा सर इनसे? हो पाएगा इनसे? बोल पाएंगे ये? मैंने इसलिए बोला था वी नीड समबडी हु कैन स्पीक। और विल इट बी द सेम, मुझे चलने दिया जाए, देखिए मैं कितना अच्छा हूं, और विल इट बी फॉर द कंट्री दिस टाइम, कि कंट्री को छोड़ दिया जाए कि वो अपना कोर्स खुद ही ले ले? क्योंकि इस मजबूत पोजीशन में मांगने वाला नहीं चाहिए होता है, बोलने वाला चाहिए होता है। See again, there is nothing wrong to have a political campaign. Cash on it, do it. PMLN को भी करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट भी कर ले, अच्छा मौका है। मतलब लोगों के मुंह में ठूसना कि एक्सेप्टेंस दो हमें, नहीं सारी एक्सेप्टेंस दो, ये तरीका नहीं है। वो तरीका बाय लेटिंग एवरीबडी डू देयर ओन नाउ, एंड एस्टैब्लिशमेंट शुड एंजॉय द पोजीशन इट वंस हैड। मिली है तो एंजॉय करो ना सर, एंड दैट्स वेयर द सिचुएशन शुड गो नाउ। यहां उल्टा बह रही है, बिकॉज एज मच एज आई अंडरस्टैंड कि दीज टॉक्स आर नॉट जस्ट अबाउट, ये परसुएशन से निकले हुए नहीं है चाइना से, सिर्फ कि ऐसा कहा जाए कि ये सिर्फ चाइना की परसुएशन, चाइना के सजेशन की वजह से हुआ है। ये टॉक्स तो विजिबली अमेरिकन डेस्परेशन की भी है, और अमेरिका के पास जो लैक ऑफ ऑप्शंस है वो भी है। मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका ने मजबूरन पाकिस्तान के टॉक्स की हामी भरी है, मजबूरन, व्हिच मींस चाइना ने अपनी मनवाई है यहां। वरना सोचें, हिस्ट्री में कभी वाइस प्रेसिडेंट के लेवल का बंदा आया है टॉक्स के लिए? इसके दो मतलब है, एक के तो बाद में आता हूं, एक के भी आता हूं। सो अगर अमेरिका इतना डेस्परेट है कि वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के बंदा आ रहा है और आगे से फॉरेन मिनिस्टर्स और स्पीकर्स बैठे होंगे किसी और कंट्री के, तो अमेरिका की डेस्परेशन यहां से वाज़ेह होती है। वरना चाइनीज असर्शन के बाद अमेरिका ने तो कोशिश भी की थी कि जंग को थोड़ा सा तोल लेने दे, ऑब्वियसली फॉर लिम्बो, ब्लीडिंग, फिर उससे ब्लीडिंग, उससे खिसकना शुरू हो रहा था। उसकी वजह से बेचारे अमेरिका को फिर यही फॉर्मेट मानना पड़ गया, जिस फॉर्मेट में क्लियरली ईरान हार्डबॉल और चाइनीज इन्फ्लुएंस की बू आ चुकी थी, आई थी ना। और अब तो अखबारात भी कह रही हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत पुश किया इस टॉक्स के लिए। अब यहां ज़ाहिर पुश का इस्तेमाल है, बट असल में ये पुश नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है। ज़ाहिर अमेरिकन को अपनी रिक्वेस्ट भी ऑर्डर लगती है ना, क्योंकि दे आर इंटरनली सुपीरियर नेशन। सो शोज अमेरिका ने मजबूरी में ऑप्शन लिया, ये ऑप्शन मजबूरी में चूज किया, बिकॉज दे हैड टू रन नाउ एंड डैमेज कंट्रोल करना है उन्होंने। तो फिर सोच तो सेम नहीं रहेगी ना अमेरिका की। और आज ये वाजे भी हो गया कि अमेरिका विल चूज फॉर डैमेज कंट्रोल, बिकॉज जो दुनिया में इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका इज गोइंग फॉर द टॉक्स, क्योंकि वो अब ईरान से कनेक्ट रहना पड़ेगा उसको विद द न्यू डायनेमिक्स। कोशिश है उसकी,
बिकॉज गॉन आर द डेज जहां पर ट्रंप एंड नेतन्याहू वॉज द ओनली पीपल। अब टॉक्स के हम बहुत करीब आ चुके हैं, जिसमें जाहिर है मुश्किल है कुछ ऐसी चीजें कि बिल्कुल 100% कंक्रीट हो जाए, नहीं, फिजल आउट होंगी, कंक्रीट भी होंगी। लेकिन दो कंट्रीज हैं जिनको ये चीज बिल्कुल दिलों में लग रही है, खुश रही है। एक है इंडिया, दूसरा है इसराइल। अब इंडिया खास कुछ कर नहीं सकता टू डिरेल दिस लाइन ऑफ एक्शन, जहां अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट प्रोपेगेंडा इंडिया कर सकता है। यही ड्राफ्ट वाली चीज जो पीएम के ट्वीट के हवाले से चलाई हुई है। वेरएज मैंने तो उस दिन भी कहा था, वो मेरी वीडियो उठा के देख लें, जब गाजा का सीज फायर हुआ था, मैंने तो उस दिन भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है वो मुझे किसी और का रिटर्न लग रहा है। तो फिर हो सकता है सर ये इस वक्त भी कहीं से ये आया हुआ हो डिक्टेटेड किस्म का, तो फिर डिक्टेटेड तो ईरानी प्रेसिडेंट को भी गया होगा, और क्योंकि ईरानी प्रेसिडेंट और ट्रंप सेम लाइन से बिगिन करते हैं। इट रियली डजंट मैटर एट दिस पॉइंट कि ये कहां से लिखा गया था। व्हाट मैटर्स के लिखा था लेबनान का, लेकिन लेबनान का सीज फायर नहीं हो रहा। इसमें इंडिया पे भी खूब प्रोपेगेंडा, इस पे भी इंडिया बहुत करे जा रहा है। पाकिस्तान ने झूठ बोला है किसी को, ईरान को, वेयर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। आई थिंक लेबनान वाला जो है ना, वो कांटा इस वजह से नहीं अटका कि सीज फायर करना है, वो दो वजूहात से अटका हुआ है। एक इसराइल की शैतानी, दूसरा अमेरिका कांट अफोर्ड दिस मच टर्म्स डिक्टेटेड बाय ईरान। मैं समझाता हूं ये कितना बड़ा मसला है अमेरिका के लिए। बट जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब तक कोई बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म का एक्सीडेंट ना हो तब तक घंटा नहीं चलेगा सर। ये तब तक अमेरिका टॉक्स को चलाना चाहेगा, भागेगा नहीं से और कुछ नहीं करेगा, और किसी को डीरेल करने नहीं देगा। और दो हिंट तो अमेरिका ने इसराइल को भी दी है, जिसने बत्ती गुल कर दी है नेतन्याहू की। वो बत्ती गुल होती हुई मुझे महसूस भी हो रही है। नेतन्याहू के दो फेलियर्स हैं सर इसमें आम में, दो हिंट्स में बाद में आता हूं, पहले दो फेलियर्स हैं इस वॉर में। वन दैट के इसराइल इज नो मोर अ विक्टिम नाउ। वी ऑल ऑलरेडी न्यू, हम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को तो पता था, बस गोरों को, बिलखसूस अमेरिकन को नहीं पता था। अब अमेरिकन को भी पता चल गया है। सो इसराइल ने अपना सॉफ्ट पावर तो खो दिया और अखंड इसराइल का एम भी खो दिया इस वॉर में। तो नेतन्याहू क्यों बचना है? एंड समबडी पॉइंटेड आउट अगेन ऑन ट्विटर बाय टैगिंग मी विथ मेलानियाज स्टेटमेंट, ट्रंप की जो बीवी है, अबाउट दिस एप्स्टीन फाइल्स, which clearly shows कि नेतन्याहू is blackmailing, and which means एप्स्टीन वाली फाइल्स की जो शोर है ये दोबारा आने वाला है, which means Trump is also done. So हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज कितनी कोशिश की इसराइल ने कि लेबनान में रगड़ा दूं, उधर चिरांद करूं और डिरेल करूं टॉक्स को, बट टॉक्स डिरेल ना हुए। उल्टा नेतन्याहू ने लेबनान से टॉक्स शुरू करने की बातें दोबारा करना शुरू किया, नेतन्याहू करना शुरू हो गया है बातें। अब ये इंटरेस्टिंग भी है सर, क्योंकि खित्ते में स्टारमर साहब भी घूम रहे हैं और फ्रांस भी इंटरेस्टेड है लेबनान में। मैं आता हूं कि ये दोनों क्या प्ले कर सकते हैं। ईयू का इंटरेस्ट है लेबनान में, ठीक है। लेबनान इज नॉट द इजी कंट्री कंसिडरिंग ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन। अब अटैक्स भी रोकेगा सर, मैंने कल भी कहा था, बातें ये कितनी भी कर ले। जेडी वेंस, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो इन्वॉल्व, ट्रू रिपब्लिकन, नॉट सम आउटसाइडर लाइक ट्रंप is coming for peace talks, then Netanyahu cannot do shit. अब नेतन्याहू बल्कि इसराइल को चाहिए कि अब वो भी डैमेज कंट्रोल में चला जाए, वरना बड़ी बड़ी सर जो ऐसी चीजें ना हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज लेट्स सपोज अमेरिका जो बाजार मजबूर है, वो अपनी मजबूरी में इस लेबनान वाले फियास्को पे मान जाता, या इसराइल के डंडा करके अगर सीज फायर की पासदारी करवा ले, जो कि बस करने ही वाला था, लेकिन खुद भी घूम गया और इसराइल भी घूम गया। नाउ दैट इज बिकॉज कि एक स्टेप से, सिर्फ ये एक स्टेप से ईरान की रीजनल हेजमन को ठप्पा लग जाता। बिकॉज ईरान अपना मसला तो हल करवा रहा है सर, बट साथ साथ लेबनान का मसला भी हल करवा रहा है। मतलब छुट्टे ही रीजनल हेजमन का टपना, ये होती है डिप्लोमेसी, और हम खुश हैं। अच्छा है, खुश होने दें हमें। तो इसराइल की फट गई सर ये सुन के। और एक तो टॉक्स भी पाकिस्तान में करवा के बताए। अब ये दो पॉइंट है जो अमेरिका दे चुका है उसको, एक तो पाकिस्तान में टॉक्स करवा रहा है जहां इसराइल का कोई शख्स नहीं आ सकता, ऊपर से ईरान की जो हेजमनी को ठप्पा लगा रहा था लेबनान का मसला हल करवा रहे। तो फिर भागता भागता नेतन्याहू ने कहा कि भाई टॉक्स की मिन्नतें कर रहा हूं कि अब टॉक्स करवा लो। अब यहां वो वाली पॉइंट करने कर लें कि कौन घूम रहा है कितने के अंदर, स्टारमर और फ्रांस। अब यहां सर हो क्या रहा है देखिए, एक पैरेलल टॉक्स इनिशिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उधर से ईरान के लिए
इस कॉज को भी खत्म किया जा रहा है कि वो ड्यूरिंग टॉक्स हिजबुल्लाह या हूतीज वगैरह को डिफेंड कर सके। क्योंकि जब जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को अगर इस बेसिस पे टॉक्स डिरेल करने हैं कि लेबनान में पीस नहीं हो रहा, तो ये ईरान की मर्जी है, व्हिच मींस अमेरिका एट नो कॉस्ट वुड हैव गिवन दिस बेनिफिट टू ईरान। सो व्हाट्स बेटर देन टू इनिशिएट सेपरेट टॉक्स फॉर द सेपरेट कंट्री। और इस चीज में ईरान को जो है वो इस चीज में ट्रैप किया जाए कि तुम्हारा क्या जाए भाई लेबनान के साथ, तुम अपना मसला डिस्कस करो। बट विल इट वर्क? नो। एट नो कॉस्ट ईरान विल गिव अप ऑन हिजबुल्लाह एंड हूतीज, एंड एट नो कॉस्ट हिजबुल्लाह और हूतीज विल गिव अप विदाउट अ फाइट। And if Netanyahu keeps on fighting, then France, UK, either they will step in, which America will not like. तो अमेरिका क्या करेगा? ईरान टॉक्स हर्ट होने देगा या सिचुएशन को फिर जिसमें फिर सिचुएशन डैमेज कंट्रोल तक नहीं पहुंचेगी? ये भी खतरा है ना उसके लिए, क्योंकि अगर इस ईरान टॉक्स हर्ट हुआ तो डैमेज कंट्रोल का भी ऑप्शन नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी मजबूर है। इसी मैंने कहा कि ये लेबनान वाला जो मसला है ना, ये कांटा बना हुआ है, और इसराइल भी लेबनान के टॉक्स का बहाना बना के इस होल चीज को अब फिजल आउट करने की कोशिश करेगा। यही उसके लिए डैमेज कंट्रोल है। ये सारा प्रॉक्सी इशू, ये सारी वॉर को फिजल आउट करने की कोशिश करेगा फॉर टाइम भी। अब सवाल सिर्फ एक है, अमेरिका कनेक्ट तो रहना चाहेगा ईरान से, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हिच विल क्रिएट ईरान एज अ न्यू सुपर पावर, एज न्यू पावर इन द मिडिल ईस्ट, पावर सेंटर इन द मिडिल ईस्ट। और इस बात का ईरान को अंदाजा है, चाइना को भी अंदाजा है, अमेरिका को भी अंदाजा है, और पाकिस्तान को भी है। सो वो इन तो रहेगा, रहना चाहेगा अमेरिका, बट बाकी तो इन्हें, अमेरिका तो इन्हें रहना चाहेगा। अब कैसे मैनेज करेगा? आज ईरान ने कहा कि अपने सदर्न नेबर्स को, ये अरब्स वगैरह को, कि आप आ जाओ हमारे साथ, बैठ जाओ और मसला हल करते हैं, और हम एतमाद बहाल करते हैं अपना, छोड़ो इन सबको, हमारी तरफ देखो, ब्लॉक्स बनाओ। अमेरिका तो वैसे भी मैनेज नहीं कर पाएगा इन तीन कंट्राडिक्टरी पावर सेंटर को, इसराइल, ईरान एंड सऊदीया। सो अब ये अगला टास्क जो होगा अमेरिका का, ये जो डैमेज कंट्रोल है, मुश्किल है सर, ये चेंज इन पॉलिसी वाला फेज है अमेरिका के लिए। वो मेरा नहीं ख्याल ट्रम्प कर पाएगा, ही इज गेटिंग इम्पीच्ड, दैट्स व्हाई मैंने कल भी कहा था कि इन्फ्लेशन भी उसको खाएगी और अब तो एप्स्टीन लिस्ट भी। एंड इफ जेडी वेंस समहाउ मैनेजेस टू डू इट, तो फिर ये तो डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनने वाला है नवंबर में, वरना वाइस प्रेसिडेंट को फिर तो ऐसा रोल, अब ये दूसरा रीजन, वरना वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा रोल अमेरिका क्यों देगा? अनटिल अनलेस इट्स द इंटरनल पॉलिटिक्स मेकिंग वेज, व्हिच मींस रिपब्लिकन्स। उस तनाजुर में लोग कुछ भी बकवास करते रहे यहां पर, इस तनाजुर में खान से निगोशिएशंस का चैनल एस्टेब्लिशमेंट लाजिम खोलेगी, स्पेशली आफ्टर दिस न्यू फाउंड प्लेस। बट टर्म्स खान साहब के शायद ना हो, टर्म्स का झुकाव अब लॉजिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होना चाहिए। बट कभी कभी टर्म्स डिसाइड करना भी जरूरी नहीं होता सर, बस बाहर चले जाया होता है। अब क्या क्या ही कर लेगा खान साहब। सो इफ सिद्दीक जान साहब इज राइट कि कुछ लोग निकलने वाले हैं पीटीआई से, तो लॉजिक कहती है कि वो न्यू फेसेस जो होंगे वो न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगे, बट जरूरी ऐसा नहीं है। खान का पैगाम सख्त भी हो सकता है। अब ये ब्लफ है खान का, अगर सख्त करता है तो खान की तरफ से ब्लफ हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट मजबूर तो नहीं है इस वक्त, बट न्यूट्रल रहने की पोजीशन में एस्टेब्लिशमेंट जरूर है, इतनी तकलीफ वो फिलहाल हो चुकी है। सो गिवन द लॉजिक एंड द पावर डायनामिक्स, बोथ रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी फॉर सस्टेनेंस एंड फिर पावर इक्वेशन चेंज होगी, जिसमें फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी अगर पॉलिसी शिफ्ट में कोई कोताही करते रहे। हेंस द टॉक्स विद खान, ये एक नेचुरल ऑर्डर है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इफ नॉट, तो फिर बदकिस्मती है पाकिस्तान की जो हमेशा रही है।